प्रोग्राम जियो पाकिस्तान जिसके लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा। अस्सलाम वालेकुम हुमा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हम थोड़े से आज सुबह सुबह ही एग्जॉस्टेड हैं क्योंकि कल पूरी शाम और आधी रात जो है हम पीएसएल की ओपनिंग और मैच देखते रहे हैं। क्या थ्रिलिंग ओपनिंग थी। मतलब आई लव द फैक्ट कि पाकिस्तानी वैसे जहां भी हो उनको मजा करना डेफिनेटली आता है और दुबई लग ही नहीं रहा था कि जैसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हाँ, दुबई पाकिस्तान लग रहा था क्योंकि सब पाकिस्तानी थे और यहाँ भी सब लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर चिपके लगे हुए थे। वी वर ग्लूड टू द टेलीविजन स्क्रीन्स क्योंकि धमाकेदार, ब्रिलियंट, जबरदस्त, झकास किस्म की ओपनिंग थी पीएसएल सीजन 2 की और सारी परफॉर्मेंसेस फ्रॉम डांसर्स टू सिंगर्स टू एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। और सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी कल की ओपनिंग सेरेमनी में? I don't know, मुझे मतलब just the पाकिस्तानी flag and the fact and the शलवार कमीज and the शलवार कमीज। अच्छा जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड जब आई है ग्राउंड में, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, मतलब उनके साथ जो गोरे हमारे जो प्लेयर्स हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं, सारों ने वो ग्रीन रंग की शलवार कमीज और वो वेस्ट कोट, दे लुक्ड सो नाइस, सो डेपर। एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि बाकी टीमों ने वो क्यों नहीं पहना। पहले मैंने ये सोचा कि क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जीता था, ये चैंपियंस हैं जो वापस आ रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस इनको कहेंगे, तो शायद इन्होंने अपनी जरा प्रोटोकॉल ज्यादा की हुई है। इंडिविजुअलिटी थी और यस, एवरी टीम शुड हैव, देखिए ओपनिंग सेरेमनी थी, आप लोग अपनी यूनिफॉर्म तो बाद में आ ही जाती है, बट यू शुड हैव रियली वोन शलवार कमीज। बड़े मजे की चीजें भी कर हुई हैं। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह एंट्री दी है उस पे लोगों ने ये भी ट्विटर पे लिखा है, सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो एंथम में उनके साथ हुई है वो जो है कुछ कवर होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एंथम की बात तो हम इतने दिन से कर रहे हैं। अच्छा, वो वाला फिर मोमिना से जब चिटचैट की तो उन्होंने शेर पढ़ दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि पेशावर ज़ल्मी वाज नॉट विनिंग द मैच। अभी मैच शुरू हुआ था और उन्होंने अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को कह दिया कि गिरते हैं शहज़वारी मैदान जंग में। आई थॉट कि उन्होंने दूसरों को कहा, एनीवे सम कंफ्यूजन, बट जो भी हुआ सारों ने बहुत कैमरे से बातें भी की, यानी हमसे पाकिस्तान से भी बातें की। सो वी सॉ एंड मेट एवरीबॉडी जो कल ओपनिंग पे गया हुआ था। बड़ी ही अच्छी कवरेज थी। तो थोड़े से मिसहैप्स वगैरह हो रहे थे, जैसे कि आपको पता है ना, सेट ही नहीं उतरा जब मैच स्टार्ट होना था, मतलब 40 मिनट्स। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सी चीजें थी, एक पोल लगा रह गया था बिल्कुल। सो बहुत सी ऐसी चीजें भी हो रही थी, लेकिन हम बिल्कुल उनको इग्नोर करेंगे बिकॉज ओवरऑल इट वॉज अमेजिंग। और मेरी टीम, एटलीस्ट जो कल मेरी टीम थी, रोज बदलेगी आपको पता है ना, तो वो जीत गई। सो आई एम वेरी हैप्पी। और हमें और भी बहुत सी बातें करनी है। कल बालू माही का प्रीमियर भी हुआ है, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। रंगो नूर की बहार आई, मैदान जगमगा उठा, पहला मैच ही शानदार रहा। पाकिस्तान सुपर लीग का इस बार भी जबरदस्त आगाज हुआ है। शायकीन की खुशियां देखने वाली हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने सब वादे पूरे किए। 92 की कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले 248 पुलिस अफसरान कत्ल हो गए। मुजरिम आज भी कानून की पहुंच से कहीं दूर हैं। कराची पुलिस का मोराल बुलंद करना है तो इंसाफ के तकाजे भी पूरे करना होंगे। इंसानी अलमिया भी है, हुकाम की बेहिसी भी और ड्राइवरों की जानलेवा गफलत भी। कराची के जेर तामीर यूनिवर्सिटी रोड पर 10 दिन में दूसरा बड़ा हादसा हो गया। हम जिम्मेदारों का तायुन ही नहीं कर पाए। और तबाहकुन ज़लज़ले ने एक टांग से माजूर कर दिया तो क्या हिम्मत और जज्बा इंशा अफसर को पहाड़ों की बुलंदियों पर ले गया। इस बाकमाल स्कीयर की कहानी सबके लिए एक मिसाल है। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं पाकिस्तान। मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान, मेरे साथ है वेरी टैलेंटेड द गोर्जियस हुमा अमीर शाह। और पीएसएल की हमने बातें करनी है, बहुत से डिफरेंट एंगल्स इसके आपके सामने रखने हैं और लेकिन रोजाना ट्विस्ट्स एंड टर्न्स भी आते रहेंगे। लेकिन एक और एब्सोल्युटली, लेकिन खैर हमने ये हमारा जो शो है ना आजकल, आपको पहले ही हम बता दें, डिस्क्लेमर के पैक्ट होगा पीएसएल की एक्टिविटीज से, लेकिन बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें कुछ आ रही हैं, जैसे कि अभी सुबह सुबह आते ही हमें एक और खबर मिली है। इसमें एक ट्विस्ट आया है, इनफैक्ट यू टर्न ही इसे कहा जा सकता है, और वो लिया है तैयबा के वालिद ने। ये केस ऐसा था जिसने सबको झंझोड़ दिया था, सबने कहा था, सबने आवाज उठाई थी। एक मासूम बच्ची थी, उसकी हालत देखने वाली थी, लेकिन अब क्या करें क्योंकि तैयबा के वालिद साहब ही मुकदमे से दस्तबरदार होना चाहते हैं। तैयबा तशद्दुद केस से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं।
हैं। आजम जो तैयबा के वालिद हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दबाव आ गया था और मुकदमा बेबुनियाद है। बयान दिया है आजम ने, जो कि तैयबा के वालिद हैं। बच्ची के वालिद कहते हैं कि एडिशनल सेशन जज के सामने उन्होंने एतराफ किया है कि वो अब इस मुकदमे से दस्तबरदार हो रहे हैं और एडिशनल सेशन जज ने कहा कि आप पहले बयान देते हैं, फिर बयान देकर मुकर जाते हैं। भाई मुझे इस चीज पे कुछ कहना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सारा दबाव नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव डाल रही है आप पे, सेशन जज जिसके घर आपकी बच्ची काम करी थी वहां से दबाव हो रहा है, बच्ची की हालत आपको नजर नहीं आ रही। मतलब इसके बाप को इस वक्त सब कुछ वो करना चाहिए कि बच्ची की हालत बेहतर हो सके और बच्ची के जो सदमे से गुजरी है उससे निकल सके, उसकी कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए। मतलब इसका दबाव आ गया, उसका दबाव, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ऐसे में रियासत को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। माँ बाप अगर नहीं भी चाहते लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट तो होपफुली कुछ होगा, होपफुली कुछ होगा। अभी आगे बढ़ेंगे, पीएसएल के मेले की बात करते हैं। मेला लग गया और राइट जी, आपको बता दें कि पीएसएल 2 का, हाँ आई नो, तुम्हें ये गाने भी याद आ रहे होंगे। पीएसएल 2 का मेला जी है वो सज गया है और सितारे जमीन पर उतर आए हैं। और पाकिस्तान की पीएसएल 2 की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें क्या कुछ ना था, आपको कुछ झलकियां दिखाएं या ना दिखाते हैं? हालांकि दिल हमारा बड़ा चाह रहा है कि हम इस पर बातें करते रहे, लेकिन आप पहले कुछ देख लें। दुबई में गुज़िश्ता रात क्रिकेट के हर मतवाले की जुबान पर पाकिस्तान सुपर लीग का नाम रहा। रोशनियों में जगमगाती तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। इसके बाद फ्लाइंग ड्रमर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। इसके बाद बारी आई पाकिस्तानी सकाफत की। जिस अंदाज से ये सेगमेंट पेश किया गया, वतन से दूर होने के बावजूद वतन के रंग नुमाया रहे। तकरीब का बाकायदा आगाज करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने कहा कि इस बार 2 बड़ी कामयाबियां पीएसएल का हिस्सा हैं। एक तो ये कि फाइनल लाहौर में होगा, दूसरा दुनिया को ये मजबूत पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान एक महफूज और पुरअमन मुल्क है। इसके बाद टीमों ने मैदान में अपनी पहली झलक दिखाई। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे पहले मैदान में दाखिल हुई, फिर कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी और आखिर में पिछले साल की फाइनलिस्ट क्वेटा ग्लेडिएटर्स की आमद हुई। इसके बाद तकरीब के मेहमान खुसूसी शेख अन-नहयान ने अपने खिताब में उम्मीद जाहिर की कि पीएसएल का दूसरा एडिशन भी कामयाब होगा और शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पीएसएल के चेयरमैन नजम सेठी ने गुफ्तगू करते हुए दुबई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिसने इवेंट के इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। और ये हो ही नहीं सकता था आपके सपोर्ट के बगैर। ये सलाहियत, ये विल, ये आपकी वजह से है। इसके बाद मरहला आया तमाम टीमों के कप्तानों के ग्रुप क्लिक का। अब खेल जमेगा। रमीज राजा ने कप्तानों से हलफ लिया, जिसके बाद एक बैग पर तमाम कप्तानों से दस्तखत लिए गए और फिर वो मरहला आया जिसका शायकीन को शिद्दत से इंतजार था। जमैकन स्टार शगी ने अपने सुपरहिट गाने गाकर महफिल लूट ली। शहजाद रॉय ने बल्ले बल्ले तू गेंद करा मुंडिया गाया तो क्रिकेट के दीवाने खुशी से झूम उठे। क्रिकेट के फैन बड़े हैं, उन सबके चैन उड़े हैं, घुमा के उड़ाते, छक्के छुड़ाते, दुनिया में गेम है ये सबसे बड़ा रे। और फिर एंट्री हुई सुपरस्टार अली जफर की, जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में सबको खूब एंटरटेन किया। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, खेल जमेगा। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी।
अली जफर की परफॉर्मेंस के बाद दुबई स्टेडियम शानदार आतिशबाजी के साथ रंगोनूर में नहा गया। एंटरटेनमेंट तो बहुत हो गई और रॉकस्टार परफॉर्मेंस हमें क्रेडिट देना चाहिए। अली जफर, यू नेल्ड इट। आपने जो कर दिया ना कल स्टेडियम में, उस पे सबने तालियां अच्छा, मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूं, सुबह से जो अब्दुल्ला हैं वो अली जफर की तारीफें करें, बिकॉज वाकई ही वाज रियली गुड, जिसने पूरे स्टेडियम को, पूरे क्राउड को उठा दिया। बिकॉज देखिए शैगी जो थे वो हम लोग जिनको शायद हम जानते हो, थोड़े छोटे थे हम जब उन्होंने कुछ गाने अपने गाए थे, बट न्यू जो किड्स हैं शायद वो रिलेट ना कर सकते। शहजाद रॉय का जो गाने थे वो जरा इतने अपबीट नहीं लग रहे थे। अली जफर हैड द एनर्जी, मतलब उन्होंने सही वो क्राउड को उठाया और माहौल जिसको कहते हैं ना वो सेटिंग की, माहौल जमा दिया उन्होंने। और अभी हम जरा मैच की भी बात कर लें। मैच क्योंकि देर से शुरू हुआ था, जैसे कि स्टेज उखड़ नहीं रहा था। क्यों बार-बार हम याद दिला रहे हैं? मैच दिफाई चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया बिल्कुल। और पेशावर ज़ल्मी की हम बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा खासा स्कोर बनाने के बावजूद वो आगे फिर मैच को कामयाब बनाने में कामयाब न हो सकी। लीग का पहला मैच कुछ ताखीर से भी शुरू हुआ था। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और मोहम्मद हफीज फिर पहली ही बॉल पर आउट हो गए और फिर इसके बाद एक्सप्रेशंस भी देखने वाले थे। एब्सोल्युटली, मतलब एक्सप्रेशंस वैसे कल सारों की देखने वाले थे। लगता था इतने मूड में नहीं है कि अभी हमने एक्चुअली सीरियस मैच खेलना है, बिकॉज जिस दिन ओपनिंग हो उस दिन आपका टेम्परामेंट कुछ और होता है। खैर, इसके बाद हम आपको बताएं कि एक एंड से कामरान अकमल ने स्कोर किया और वो करते ही रहे, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें गिरती रहीं और कामरान अकमल ने 88 रन बनाए और पेशावर ज़ल्मी का टोटल जो था वो 190 रन पे रहा। और फिर क्या हुआ जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को इनके ओवरसीज खिलाड़ियों ने मायूस नहीं किया। ड्वेन स्मिथ ने 55 रन बनाए और ब्रैड हेडन ने कितने? ब्रैड हेडन ने 39 रन बनाए, 39 और 39 बॉल्स पर इन्होंने 73 रन बनाए। सॉरी, दिस इज टू करेक्ट। और बारिश के बायस मैच पर रुका थोड़ी देर के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड का टारगेट 18 ओवर्स तक महदूद हो गया। 18 ओवर्स में 173 रन इन्होंने बनाने थे, जो कि वॉटसन और बिलिंग्स ने आराम से पूरा कर लिया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया हेडन को। और कंग्रेचुलेशंस इस्लामाबाद यूनाइटेड, आपके फैंस को भी मुबारक हो, अपने दिफाई चैंपियन होने का जो है फर्ज निभा दिया और यू प्रूव्ड कि यू आर द बेस्ट। अच्छा, एक और चीज, हु वुड हैव एक्सपेक्टेड कि दुबई में बारिश हो जाएगी, मतलब मैच के दौरान। और ठंड भी बढ़ गई। हाँ, ठंड भी है, वो तो खैर हम पहले भी कल बात कर चुके हैं, लेकिन यू डोंट एक्सपेक्ट कि दुबई जैसी जगह में, बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वी एक्सपेक्ट कि बारिश हो जाएगी। अपनी टीम की तरफ से बहुत अच्छा खेला और पेशावर ज़ल्मी का वो हिस्सा है। कहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस से तो बहुत खुश है, होना भी चाहिए जाहिर है, लेकिन टीम की हार का अफसोस तो सबको होता है, उनको भी है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि आज कराची किंग्स को हरा कर टूर्नामेंट में फौरी वापसी करेंगे, उनका कहना है। और कामरान अकमल ने जियो न्यूज के नुमाइंदे फैजान लखानी से क्या क्या बात की वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा स्टार्ट हुआ मेरे लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जीत नहीं सके। जीतते तो ज़्यादा खुशी होनी थी, लेकिन यह है कि जो मिस्टेक आज हुई हैं सब लड़कों से, जिससे भी हुई हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ओवरकम करने की, कि अगले मैचेस में फोकस हो। और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा स्टार्ट हुआ PSL में। इस फॉर्म को कंटिन्यू रखना, रिलैक्स नहीं होना, मेरा यही एम है कि मैं अपनी टीम के लिए लास्ट ईयर अच्छा नहीं मेरा PSL गया था एज ए बैटिंग, तो ये बस टीम मैनेजमेंट को बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मैं इस फॉर्म को कंटिन्यू रखूँ। और यूनुस भाई के आने से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। जब भी मैं खेलता हूँ उनके साथ, वो बैटिंग में बताते हैं, आज भी उन्होंने बताया, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। अच्छा, फैजान लखानी से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आई मस्ट से फैजान, यू हैव द बेस्ट सीट इन द हाउस। मतलब आप सारों से बातें कर रहे होते हैं, सबसे आगे आप होते हैं, क्या जबरदस्त आप एंजॉय कर रहे हैं PSL का। खैर, हम आज अपने व्यूअर्स को बता दें कि आज मुकाबला किस किस का है। तो आज मुकाबला है लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और हाँ बिल्कुल लिख लें। और दूसरा, 2 मैचेस हैं, एक नहीं है। दूसरा मैच जो है उसमें कराची किंग्स का सामना होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। लिहाजा हर दिन की आपकी अपनी चॉइसेस हैं। मैं तो कहती हूँ जो भी जीतेगा पाकिस्तान ही जीत रहा है, लिहाजा यू कैन पिक एंड चूज whoever you want to back। और अभी हम जरा वॉर ऑफ सॉन्ग्स की बात करते हैं, टीमों के गानों के मुकाबले की बात हो जाए, क्योंकि हर टीम का अपना एंथम है, किसका अच्छा है किसका नहीं है, इस बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन सोशल मीडिया पर चल रही है, गोइंग क्रेजी अबाउट इट। लाहौर कलंदर्स इस बार अपने पिछले एंथम के साथ ही अपैरेंटली लग रहा है कि मैदान में उतरी है, क्योंकि इसरार ने गाया था और नबील शौकत अली ने इसमें उनका साथ दिया था। लाहौर कलंदर्स में लाहौर का फ्लेवर है, लेकिन आपको ये बता दें कि लाहौर सॉन्ग इस बार एक और तराना भी उन्होंने तैयार किया है लाहौर कलंदर्स ने, और जो शफकत अमानत अली ने गाया है। लेकिन पहले ये सुन लें आप।
अच्छा, तो ये तो इसरार वाला था, और लेकिन एक नया भी एक एंथम आया लाहौर कलंदर का, और वो शफकत अमानत अली ने गाया है। और वो क्या गाया, थोड़ा सा सुन लें। अच्छा, इसमें भी नहीं था, लेकिन आपको पेशावर ज़ल्मी क्यों पीछे रह जाए, उनका भी बता दें कि पेशावर ज़ल्मी के लिए ऑब्वियसली कल भी हमने आपको बताया था, राहत फतेह अली खान ने उनका एंथम गाया है और काफी सुपर हिट हो चुका है। वी हैव आवर रिजर्वेशंस अबाउट दैट टू। हाँ, कुछ बैटलफील्ड टाइप की फील आती है। लोग समझ होंगे वी आर वेरी हार्ड टू प्लीज, लेकिन ये आप लोगों को नहीं लग रहा है गाने थोड़े से ठुस हैं? चलिए सुने इसको। प्यार का नगमा सुरों पर छेड़ने आए, मेरे हमदम मेरे साथी यहाँ हम खेलने आए, मोहब्बत प्यार का नगमा सुरों पर छेड़ने आए, जब मेरे संग गा तुम ये नगमा मुस्कुराओगे। आज़िन, राहत फतेह अली खान अच्छे ब्रिलियंट सिंगर है, लेकिन इस गाने की फील बड़ा जो है ना वो जंगी फील है। तो वाइकिंग्स अगर आपने सीरीज देखी हो तो मुझे ऐसा लग रहा था उसके आगे इसके विजुअल्स लग जाएं तो कुछ रिलेट हो जाएगा। मतलब जंग में नहीं जा रहे, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो इतना जंगी माहौल करने की जरूरत है। हाँ, मतलब इतना डार्क कर दिया। सो वी डिडंट रियली लाइक एनी ऑफ द सॉन्ग्स दैट मच, लेकिन PSL 2 के लिए हम सुपर एक्साइटेड हैं, हम अपने ही गाने बना लेंगे। आई थिंक एक बंदे को इसमें जो होना चाहिए था एंथम्स में, अबरारुल हक को, लाहौर का गाना होने का। हाँ, बहुत ही अच्छा वो लिखते हैं, एक विट है उनमें, एक ह्यूमर है, आवाज उनकी बहुत अच्छी है। कलंदर का गाना उनको गाना चाहिए था। लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद बहुत सारी और बातें जो आपसे करनी है। हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर वेलकम बैक। अगर हमारा दिल चाहेगा तो हम फिर आपको पता ही है कि इस टॉपिक पे बातें करते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, हमने बहुत सी मेंशन करनी है, दिल दिल पाकिस्तान वाली। हाँ। जब पूरे क्राउड ने मिलकर दिल दिल पाकिस्तान गाया ना, तो बहुत सारे लोग गमगीन भी हो गए। मेरी तो आंखों में हार्ट टचिंग मोमेंट। मतलब दैट इज वन, मैं एंथम से बड़ा तो इसको नहीं कहूंगी, लेकिन जो भी है, मतलब जिस तरह ये जोड़ता है ना पाकिस्तानियों को, मतलब ये आप सुने जरा कि लोग साथ गा रहे थे। दिस वाज वन सॉन्ग, लोग साथ गा रहे थे, लोग साथ रो रहे थे। मतलब जो टीवी पे देख रहे थे वो उनके दिल भरे हुए थे। सुन रहे थे आप लोग, मतलब जो क्राउड थी, और आपके रोंगटे एक्चुअली खड़े हो जाते हैं देख के भी कि दिल दिल पाकिस्तान, जब इतने हजारों लोग बैठे हुए एक साथ गा रहे हो तो क्या होता है। और पाकिस्तानी दिल के भी बहुत बड़े होते हैं और हिम्मत भी इनकी जबान होती है। हिम्मत तो अनबिलीवेबल होती है। पाकिस्तान इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान इनके दिल में बसता है। तो हम एक ऐसे ही बाहिम्मत पाकिस्तानी की बात करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। और अभी दिल दिल पाकिस्तान दोबारा मेरा ना एक दिल भरा है एकदम से, आंखों से, आई डोंट नो, एक लॉस की फीलिंग होती है। खैर, अब आपको हम किसी से मिलवाना चाहते हैं, एक बहुत ही स्पेशल बंदे से आपको बताएं कि इंशा अफसर, जिनसे हम आपको मिलवाने लगे हैं। अभी उनकी कहानी हिम्मत और जज्बे की ऐसी दास्तान है जिसमें हर किसी के लिए सबक भी है। हम आपको बताएं कि 2005 के ज़लज़ले जो में उनकी टांग टूट गई थी, उन्होंने अपनी टांग खो दी और अब एक एथलीट बन चुकी हैं। वो अंदाजा करें कि कितने हर्डल्स उन्होंने ओवरकम किए हैं। अमेरिका में अब वो रहती हैं और अमेरिका मीडिया उनसे बहुत ही इम्प्रेस्ड है। और इससे सबक सीखें कि इंसान, अल्लाह ताला अगर आपसे कुछ लेता है तो उसके बदले आपको बहुत कुछ दे रहा होता है, और आप हिम्मत ना हारे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस ये थोड़ी सी रिपोर्ट देखें, फिर हम बात करते हैं इस पर। I was born in Pakistan.
person that likes going fast. पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 16 साल की इस नौजवान लड़की के लिए विंटर पार्क कोलोराडो की चोटी तक रसाई एक लंबा सफर है। जैसे ही ये नौजवान लड़की लिफ्ट से बाहर कदम रखती है तो आप नोटिस करेंगे कि क्यों वो गैर मामूली सलाहियतों की हामिल है। और ये बाहिम्मत लड़की है इंशा अफसर। 60 मील फी घंटा की रफ्तार से पहाड़ से नीचे आने वाली इंशा अपनी एक टांग की मदद से स्कीइंग कर रही है और पीछे आने वाले हजरत दोनों टांगों की मदद से भी इन्हें छू नहीं पा रहे। I'm a person that likes going fast, doing everything fast. Schoolwork to like test taking, like I just like speed. I was born in Pakistan and then in 2005 I lost my leg in the earthquake there. पाकिस्तान में आने वाले होलनाक ज़िलज़िले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक जबकि 40 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए थे। इंशा अपने स्कूल में थी जब ज़िलज़िले की वजह से पूरी इमारत जमीन बोस हो गई और मलबे के ढेर तले दब गई। Like 6 months later, I came to the U.S. So it kind of helped me get over it, just being like away from it. I came to the U.S. to get a prosthetic, and that's how I first met my guardians now, American guardians. कैनेडिकट अमेरिका में मुकीम एक अमेरिकी खानदान ने इंशा को इसके इलाज के दौरान पनाह दी। And then from there on, just like living the normal New England life, and then skiing was just part of it. Like everyone skied, so I just started. For my family, it's like kind of shocking because they don't understand what it is in a way. Because like we don't have skiing in Pakistan, so it's like hard for them to process the idea. There's so much snow. It's like definitely different, but I love it. What's been the highlight of your life? Being given this chance to come to the U.S. and experience something like a different life, two different like worlds pretty much, from like Pakistan to the U.S. and managing to fit into both of them, like respecting both cultures at the same time. उफ, ऐसी कहानियां जब हम देखते हैं और सुनते हैं, इट इज अनबिलीवेबल। उस बच्ची की हिम्मत देखें, मतलब जिस तरह वो बात कर रही थी, कितनी वो मैच्योर 16-17 साल की होगी। और एक उसकी पुरानी तस्वीर देखें जब वो आईडीपी कैंप से निकल रही है। आई मीन एक एडवर्सिटी ने टांग तो उसकी चली गई, लेकिन कितना कुछ उसने पा लिया उसके बाद, कहां तक पहुंचा दिया। सुपर प्राउड ऑफ यू इंशा अफसर, और आप ही जैसे पाकिस्तानी हैं जो हम सब का फख्र हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और ट्रिब्यूट्स का जो सिलसिला है हमारा, एक ऐसी ही और अजीम हस्ती को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आज उर्दू ड्रामों की बजिया फातिमा सुरैया बजिया की पहली बरसी है और फातिमा सुरैया बजिया 1 सितंबर को 1930 को भारतीय शहर हैदराबाद के जिला कर्नाटक में पैदा हुई थी और तकसीम हिंद के फौरन बाद अपने खानदान के साथ पाकिस्तान आकर आबाद हुए थे ये लोग। और इनके खानदान की भी क्या बात करें, एक से एक बढ़कर इनमें मौजूद है और सभी की खिदमत काबिल कदर हैं। और इनके खानदान में और भी मशहूर शख्सियात हैं जिन्होंने अदबी दुनिया में बहुत नाम कमाया है। अभी भी बिल्कुल, और जिनको नहीं पता उनको बता दें कि इनके भाई कौन है। इनके भाइयों में अहमद मकसूद और अनवर मकसूद, बहनों में सारा नकवी, जहरा निगाह और जुबैदा तारिक नुमाया है। बिल्कुल, जुबैदा तारिक तो मैं इस तरह उनको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है उनको जुबैदा आपा के नाम से जानता है। और फातिमा सुरैया बजिया 10 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। तमाम फरंगी और इनके अहले खाना की जानों की जमानत देता हूँ और अपने साथियों को कैंप में वापस जाने का हुक्म देता हूँ। आप तमाम लोग कैंपों में वापस जाइए। उन्हें कई कौमी और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें जापान का आला सिविल अवार्ड भी शामिल है। 2012 में आपको ये भी बता दें कि सदर पाकिस्तान की तरफ से उन्हें हिलाले इम्तियाज दिया गया। बजिया की वजह शोहरत ड्रामे थे उनके। बिल्कुल, और खास तौर पे वो ड्रामे जो PTV ने पेश किए और बजिया ने सूबाई हुकूमत सिंध में मुशीर बराए तालीम की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। यानी जितनी आप एक इंसान की कैपेसिटी होती है कि वो जिंदगी में कितना दे सकता है, दैट इज व्हाट शी डिड। तो लिखती थी, पढ़ाती थी, गाइड करती थी। बहुत अच्छा। और तुमने ताहिर को बताया ही नहीं? अल्लाह, मैं मर गई। किशवा चाची ने तो अभी ताहिर भाई से छुपाया है। क्यों? इसलिए कि वहाँ भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगे। और खान बहादुर साहब बेचारे पुरानी वजह के सीधे साधे आदमी है। हाँ। ये शुरू ही से इन्हें मुझे खान बहादुर कहते हैं। अल्लाह, मंसूर आप बताएंगे तो नहीं ना? मैं तो बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे तंग करता रहता है और अब मेरी बारी, अब मैं इसे तंग करूंगा।
अभी हम बड़े ही जबरदस्त किस्म के विजुअल्स आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे बहरी मशकों के विजुअल्स। जी, कंबाइंड नेवल एक्सरसाइजेस 36 सही मुल्क है जो ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और उसकी तकरीब जो है वो इस वक्त शुरू हुई है। ये बराह रास्त आप लाइव इस पर टेलीविजन पर मनाज़िर देख रहे हैं। अमन 2017 बहरी मशकों का इन्हें नाम दिया गया है और 36 ममालिक में इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान समेत। और एक एजाज़ है पाक बहरिया के लिए, पाकिस्तान के लिए कि 36 ममालिक आ रहे हैं और हमारे फौजी जवानों के साथ मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। और इस जिसमें रूस भी शामिल है, अमरीका भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है, मलेशिया, रशिया कह दिया आपने, बरतानिया शामिल है। अच्छा, मैं इतनी बड़ी बड़ी शिप्स देख के इतना फैसिनेट होती हूं। जापान भी इसमें शामिल है। जापान के दो P-3 ओरियन तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं बहरी मशकों में, और भी दीगर ममालिक से तैयारे आए हैं और दीगर साजो सामान आया है जो इन एक्सरसाइजेस में इस्तेमाल होगा। एब्सोल्युटली। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको पता है हमने बहुत सी खबरें आपको बतानी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक तो ऑब्वियसली अगेन कमिंग बैक टू PSL, एक तो ग्राउंड में मजा आ ही रहा था, उसके बाद लोग जो टीवी वगैरह पे देख रहे थे, लेकिन जो सोशल मीडिया पे मजा आ रहा था ना PSL का कल, और अभी तक चल रहा है, कोई जवाब नहीं है। तो वी हैव अ कलेक्शन ऑफ क्या कहेंगे, मीम्स, है ना? तो वी हैव अ कलेक्शन ऑफ मीम्स जो कि गर्दिश में थे ऑनलाइन। हफीज पहली बॉल पे आउट हुए तो इरफान को उन्होंने कहा, बॉस मैंने आपको बोला क्या है। हमारी फेवरेट लाइन ऑफ बड़ी अच्छी फिट आई है। अगला दिखाएं जी। हाँ जी, रिपोर्टर, आपकी टीम शलवार कमीज में क्यों आई सेरेमनी में? तो मिसबा ने कहा कि एंथम के नाम पर जो हमारे साथ मजाक हुआ है हम उसका सोग मना रहे थे। अच्छा, वेरी नाइस। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को बेचारों को पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन लोगों के दिल पे ये बात लगी है। अच्छा जी, ये आप जरा ट्वीट देखें, इसमें क्या है। उसने कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ, मैंने कहा अभी PSL चल रहा है, फिलहाल दफा हो जाओ। वैसे ये काफी घर घर की कहानी है। कल मेरा ख्याल है काफी घरों में यही चल रहा था। Can you relate to it? बिल्कुल नहीं, मैं तो सबसे आगे आ गई थी देखने में। नाम से ट्विटर अकाउंट है। ये कह रहे हैं इस्लामाबाद वालों के साथ धांधली हो रही है, जानते हुए कि भी वो 8 बजे सो जाते हैं, उन्हें मैच आधी रात को रख लेते हैं। बिल्कुल मुझे हंसी नहीं आई, बिल्कुल फनी बात नहीं है। टोटल 70 लोग इस्लामाबाद हैं, वो ऑफेंड हो गए। इस्लामाबाद हैज चेंज्ड नाउ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, बट इट वाज फनी। अच्छा, वो हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, और इसमें जरा हफीज की शक्ल देखो। हाँ, ये एक्चुअली वही वाला एक्सप्रेशन है। जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें सबसे बड़ा एतराज होता था कि मुखालिफ टीम बड़े लड़के ले आती थी अगर हम बच्चे होते थे, हमारी जरा एज में बड़े। अच्छा, लेकिन इसको उस तरह कहना है जिस तरह कहा होगा ना, वो बड़े लड़के आ गए थे ना, उनका नाम था इरफान भाई, उन्होंने ना उनकी वजह से ना मैच हार गए हम। So there you go। मतलब these were just some of the memes we thought कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा ही ह्यूमर है वैसे लोगों का, क्या फौरी तौर पे बना देते हैं। और अभी हम जरा बॉलीवुड की बात करेंगे, नंबर्स गेम के बारे में थोड़ा सा अपडेट करेंगे कि अपेरेंटली रईस हिट है, काबिल भी अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन पैसों के हवाले से किसको ज्यादा फायदा? बिल्कुल, बॉक्स ऑफिस पे क्या चल रहा है वो डिसाइड आई एम गोइंग टू वॉच दैट। और रईस भी मैं सिर्फ माहिरा की खातिर देख लूंगी, नॉट अ फैन ऑफ ऐसा। काबिल अच्छी ठीक फिल्म है, लेकिन इट्स अ लिटिल डिप्रेसिव और गाने अच्छे नहीं हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद और बहुत सी बातें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं पाकिस्तान, सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। चीन, बरतानिया, रूस समेत 36 ममालिक की बहरी अफवाज पाकिस्तान आ गई, बहरी मशकों में हिस्सा लेंगी। दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, इंतहाई अच्छी खबर है। अच्छा जी, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। PSL का सीजन 2 शुरू हो गया और अमन 2017 मशकों का आगाज हुआ है।
बिल्कुल, और जिसमें हमने आपको बताया है कि 36 मुल्क जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत से मुल्क के नाम भी हम आपको लेके बताएं, लेकिन और क्या बताएंगे मैं इस बारे में आपको और डिटेल दे दूं कि मशकों के आगाज पर पीएनएस डॉकयार्ड कराची में परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम भी किया गया है, जिसके आप विजुअल्स भी देख रहे हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुस्नी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और पाक बहरिया की ये अमन मशकें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी, क्योंकि अमन की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, इससे 14 फरवरी तक जारी। और इसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, तुर्की का एक बहरी जहाज भी शरीक करेगा और मशकों में रूस, अमेरिका और दीगर मुमालिक भी शिरकत कर रहे हैं। इस बारे में तो हम आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन अभी नए कप्तान की बात करेंगे। बिल्कुल, ये एक मैं कहूंगी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस दौरान होगा पीएसएल के, लेकिन आपको बताएं कि सरफराज अहमद अब वनडे के भी कैप्टन होंगे और पीसीबी का ये एक दुरुस्त फैसला है। जियो पर क्रिकेट के मुकदमे में भी यही फैसला आया था और T20 के कप्तान सरफराज अहमद को वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया गया। अजहर अली ने क़यादत छोड़ने के फैसले से दुबई में चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान को आगाह किया था, जिसके बाद सरफराज को कप्तान मुकर्रर किया गया। अजहर अली का कहना है कि वो कप्तानी से दस्तबरदार होकर बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये हंगामे में हुआ है PSL 2K के इस खबर को जितने तबसरे इस पे होते शायद नहीं हुए, क्योंकि PSL की हाइप बहुत ज्यादा थी और प्रॉब्लम ये स्ट्रैटेजी अपनाई भी गई है। जियो पर क्रिकेट का मुकदमा हमने लड़ा था और मुकदमे में पहले ही फैसला सरफराज के हक में आया था। हुआ क्या था ये देखिए। नाम आता है मेरे ज़हन में इस वक्त जो हॉट सीट पे है, जो प्लेयर भी अच्छा है, जिसे कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज वो अंडर-19 ए टीम सबकी कप्तानी कर चुका है, वो है विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद। इतना प्रेशर पड़ चुका है कि सरफराज के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं है। सरफराज एक ऐसा नाम है जो तीनों फॉर्मेट में ही फिट्स बेस्ट में से, तो मेरा ख्याल है एक ही है जो आगे खेल सकता है, तो वो सरफराज ही है। जो लीडर है वो ही अपनी टीम को आगे लेके चलता है, वो सरफराज अहमद है। और आपको थोड़ी सी एक बैकग्राउंडर दे दें कि 29 साल सरफराज अहमद गुज़िश्ता साल 5 अप्रैल को T20 टीम के कप्तान बने थे, जिसके बाद टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद मैच जीता और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज। ये भी आज बड़ा मुश्किल दिन होगा सारों के लिए। आज हम किससे बात कर रहे हैं जी? अभी आज हम फैजान लखानी से बात करेंगे। फैजान लखानी हमारे साथ है। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो हमने बातें करनी थी वो सब साइड पे रख दें। फैजान, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं दुबई में, आपसे बात कर लेते हैं, आप ग्राउंड के बीच में, मतलब आप तो आपका एक्सेस तो हर जगह है, ये क्या हो रहा है? बस पीएसएल हो रही है, पीएसएल का बुखार चल रहा है और क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट एंजॉय हो रही है। सहरा में क्रिकेट का मेला एंजॉय हो रहा है, तो हर कोई जो यहाँ क्रिकेट से जुड़ा शख्स है वो इस वक्त एंजॉय ही कर रहा है, क्योंकि कल पीएसएल शुरू हो चुकी है और काफी शानदार तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी हुई और जिस तरीके से पीएसएल मैनेजमेंट ने वादा किया था कि बहुत ही शानदार तकरीब होगी और ऐसे शायद बड़े सगीर में एशिया में बहुत कम स्पोर्ट्स रिलेटेड तकारीब हो, तो बिल्कुल ऐसा ही लगा कि बहुत अच्छी तकरीब थी और एक ऐसी तकरीब जो पहले बहुत कम ही देखने में मिली थी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स में, उसका कल डिस्प्ले किया गया पीएसएल की ओपनिंग में, तो एक अच्छा टाइम गुजरा। फिर इसके बाद जो बिल्कुल फैजान, इस तरह तो हम आपसे सुनते रहेंगे और हम आपको, आप शायद हमें देख नहीं सकते हैं, हम आपको बता दें कि हम जेलस हैं। मैं और अब्दुल्ला इधर बैठे हुए, वी आर जेलस ऑफ यू। लेकिन प्लीज आप हमें बताएं कि आज के बड़े बड़े 2 मैचेस हैं, आज तो बड़ी दिलचस्पी है, बड़े ही लोग अब तो बिल्कुल टोटली हुक्ड ऑन टू पीएसएल हो चुके हैं, तो कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है आपको? देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम, आप अगर मैं इस वक्त नाम लेता हूं तो लोग कहेंगे कि आप वन साइडेड बात करते हैं, लेकिन इस वक्त पूरी पीएसएल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है वो लाहौर कलंदर्स की टीम ही है। बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड साइड है इस बार लाहौर कलंदर्स की और सबसे वेल प्रिपेयर्ड साइड है लाहौर कलंदर्स की। किसी और फ्रेंचाइज ने उस तरीके से तैयारी नहीं की जिस तरीके से लाहौर ने तैयारी की है इस पीएसएल के सेकंड एडिशन के लिए। तो लाहौर तो पिछली बार 5वें नंबर पर आई थी, इस बार जो मुझे लग रहा है जिस तरीके से पूरे 12 महीने में हर फ्रेंचाइज को फॉलो करता आया था कि कौन क्या 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 कर रहा है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि लाहौर कलंदर की तैयारी बड़ी को जीत जाए। अच्छा फैजान, मुझे ये भी बता दें कि इस्लामाबाद की टीम में फॉरेन प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पेशावर की टीम में जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको क्या वैसी ही सपोर्ट हासिल होगी या उनकी परफॉर्मेंस से हम क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, पेशावर की टीम का कप्तान एक फॉरेन प्लेयर है डैरन सैमी और कल भी देखिए जिस तरह पेशावर ने खेला तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। अच्छा बुरा दिन हर टीम का आता है और फॉरेन प्लेयर, लोकल प्लेयर्स या पाकिस्तानी प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हो
ये एक पूरा बुके है एक हर टीम के लिए, तो जो सपोर्टर्स है टीम के लिए वो हर प्लेयर को उसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि एक अच्छा मौका हर टीम के जो सीनियर जूनियर प्लेयर को है कि वो फॉरेन स्टार्स जो लेजेंड्स हैं उनसे मिले और यहाँ पर बात करें किस तरीके से आगे क्रिकेट को लिया जा सकता है, किस तरीके से उनसे टिप्स ली जा सकती है। इसी तरह कल कोयटा के एक प्लेयर है अहमद शहजाद, जो पाकिस्तान का एक अच्छा नाम है, बड़ा माने जाने वाले प्लेयर है। कल उनको मौका मिला तो उन्होंने क्रिस गेल के साथ कुछ वक्त गुजारा, जो कराची के प्लेयर है। दोनों की प्रैक्टिस मैच साथ साथ थे, तो दोनों ने मुलाकात की और अहमद ने क्रिस गेल से मशवरे लेके अपनी बैटिंग में मजीद एग्रेशन किस तरह लाए। तो पीएसएल का जो मकसद है जूनियर प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका फराहम करना कि दीगर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बड़े नाम है क्रिकेट के और भी उनसे बहुत मुलाकात करें और ये सब कुछ हो भी रहा है। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग फैजान, और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। अभी भी हम आप ही की बात करने वाले हैं। लूक राइट से बात की और पता नहीं किस से बात, बिल्कुल लूक राइट से आपने क्या बात की वो भी बता दें, लेकिन हम बता दें एक दफा फिर जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लोग कि आज मैचेस किस किस के हैं। तो लाहौर कलंदर अगेंस्ट वर्सेस रादर कोयटा ग्लैडिएटर एंड कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। सो ये मैचेस हैं आज, आप ऑलरेडी पिक कर लें। जाने से पहले मैं और अब्दुल्ला भी अपनी चॉइसेस पिक कर लेंगे। लेट्स सी यू नो हुज गोइंग टू विन। ग्लैडिएटर्स के लुक राइट की बात कर लेते हैं। पूरी उम्मीद है कि उनकी टीम इस बार जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी। एब्सोल्युटली, और बात उनसे किसने की, बिल्कुल हमने तो की नहीं, फैजान लिखानी जो बात है हमारी जगह बात करने के लिए। देखें क्या उनकी बात हुई। Yeah, obviously last year went really well. Just missed out in the final, but you know, I think we were counted as the underdogs last year, but we played really well. We got on really well, and it's nice to see all some friends that we made last year, and we're just looking forward to it. So how did you find the environment of Team Quetta Gladiators? I mean, it was easier to gel along with all the players? Very easy. I think that's one of our biggest strengths last year was how close we got as a group. I think you could see that on the pitches. As I said, we put in some great performances, but it was nice that different people stood up at different times, and we've got a great group. There's a lot of talent in the change room. अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे पीएसएल की तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन अफसोसनाक खबर कराची से सामने आई थी कुछ देर कबल के पटेल पाड़ा के मकाम पर एक मुसाफिर कोच की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची की रोडों का जो हाल है वहां पर इस तरह के हादसा अब मामूल बन चुके हैं, और कल भी एक इंतहाई ऐसा ही आप बिल्कुल आज की बात करें। हम तो खबर लेके आए थे आपको कि कल क्या हुआ है वो हमने आपको बताना है कि कल कराची में एक ऐसा ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके बहुत से पहलू हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। जानी नुकसान की बात भी है, कुछ लोगों ने की बेहिस्सी का किस्सा भी है, और हुकाम की लापरवाही तो है ही। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर 10 दिनों में ये दूसरा ट्रैफिक हादसा है, और नीपा चुरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब एक तेज रफ्तार मुसाफिर कोच सड़क के बीच में रखे पत्थर से टकराई और उलट गए। और आपको ये भी बता दें कि जहां कोच उल्टी वहां जामिया उर्दू की तालिबात बस का इंतजार कर रही थी, और इत्तेफाक ही है कि इस हादसे से चंद घंटे पहले ही मैं वहां गया था अपनी टीम के साथ कंस्ट्रक्शन का जायजा लेने के लिए कि यूनिवर्सिटी रोड जो बन रही है वहां पर क्या सूरत हाल है। वहां इंतहाई अबतर सूरत हाल है। एक ट्रैक बंद है, एक ट्रैक खुला हुआ है, और जो ट्रैक खुला हुआ है उस पर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, धूल मट्टी गर्दो गुबार का वो आलम है कि आप सांस नहीं ले सकते। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी वहां पर मौजूद है, बच्चे वहां पढ़ते हैं, समझ नहीं आ रहा था कि होता क्या होगा। और वहां पे इतने बड़े बड़े पत्थर ना, इतने बड़े बड़े पत्थर और मट्टी के तोदे, ये आप देख लें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, वो सड़क के तकरीबन बीच में पड़े हुए। ये तो लगता है कि ये सड़क बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये कभी बनी थी या कभी बनी नहीं। यहाँ पे सिर्फ गड्ढे होते थे, सड़क का कोई नामो निशान नहीं था, बननी थी, लेकिन जिस तरह से बन रही है उसमें भी तहफ्फुज़ात हैं। और जो ट्रैक बन गया है ना वो भी कोई 10 से 12 फुट का है, बाकी वो आधा फिर से खुदा हुआ है। और 3 तालिबात किरण, आमना और राबिया इनका नाम बताया जा रहा है, और बस कंडक्टर जाँ बहक हुए। कल के इस हौलनाक ट्रैफिक हादसे में 9 अफराद जख्मी भी हुए। बिल्कुल, और आपको ये बताएं कि ये तालिबात जो इसमें जाँ बहक हुई है वो बस या कोच में थी भी नहीं, वो बाहर इंतजार कर रही थी एक और कोच का। और हुआ कुछ इस तरह कि 2 कोचेस जो थी उनकी इस सड़क पे अंदाजा आप करें कि एक रेस लग रही थी, और जिसमें वो एक कोच जो है वो पत्थर से टकराई है और उल्टी है, और जहां वो बच्चियां खड़ी थी उनके ऊपर जाके गिरी है। और हुआ ये भी है कि ड्राइवर हादसे के बाद फौरन से रफू चक्कर हो गया, भाग गया है वो। और ओवरलोडिंग के बायस तो बसें वैसे भी कंट्रोल में नहीं होती हैं, और वैसे जो उनकी फिटनेस की हालत है वो भी सबके सामने होती है। मैं इस बस में भी बैठा इसी यूनिवर्सिटी रोड पर इसी हादसे से चंद घंटे कबल, और जिस स्पीड से चल रहे होते हैं तो वो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपने वहां जाके क्या देखा। हाँ, क्योंकि हम वही आंखों देखा है, ये आप एक अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। बिल्कुल जी। मैं इस वक्त कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है।
इस सड़क के बारे में शहरियों का बड़े अरसे से मुतालबा था कि सड़क कम और खड्डे ज्यादा हैं, गड्ढे ज्यादा हैं, इसलिए तामीर होनी चाहिए। लेकिन तामीर के दौरान जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ट्रैफिक का कोई पुरसाने हाल नहीं है, धूल मट्टी से अटी हुई है फजा। यहाँ पर जो रिहायशी फ्लैट्स हैं, जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, वो कहते हैं कि उन्हें दमे और सांस की तकलीफें शुरू हो गई हैं। और ट्रैफिक की रवानी तो आपके सामने है, शायद इसको रवानी भी नहीं कहा जा सकता। यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा के करीब में इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर मौजूद हूं। जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, जो धूल मट्टी की सूरत हाल है, वो आपके सामने है। दूर कुछ नजर भी नहीं आ रहा और एक ट्रैक बिल्कुल बंद है। दूसरे ट्रैक पर आने और जाने वाली दोनों ट्रैफिक चल रही है। वार्डन्स ने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल बनती नजर नहीं आ रही। और इस ज़ेरे तामीर हिस्से पे सिवाय इन दो मजदूरों के वो भी मशीन ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको कोई सड़क की तामीर में हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा हो तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सड़क ज़ेरे तामीर होने के दावे तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन सड़क ज़ेरे तामीर हकीकतन है या नहीं, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। मिट्टी बहुत है। जो ज़ेरे तामीर ट्रैक है यूनिवर्सिटी रोड का, उसके इस हिस्से पर हम देख सकते हैं कि ये फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड सड़क है जो नजर आ रही है। और इस साइड पर हमें नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। गालिबन छत डाली जा रही है, उसके बाद इसको फिर कार्पेटिंग करके कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अभी भी जिस रफ्तार से यहाँ काम होना चाहिए, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर वर्कर्स को मौजूद होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पे हसन स्क्वायर पर मौजूद हूँ। ये ट्रैक जाना है सपूरा रोड तक। बिलाखिर हमें कोई सड़क का हिस्सा ऐसा नजर आया है जो तामीर हो चुका है और जिस पर ट्रैफिक भी रवां दवा है, लेकिन आगे जाकर वही सूरत हाल हो जाती है। लेकिन चलें, कुछ तो हुआ यहाँ पर। ये तो यूनिवर्सिटी रोड का हाल था और उस हादसे से चंद घंटे कबल का हाल था और यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, यानी कि बेहाल है सब कुछ। और पटेल पाड़ा जहाँ पर आज खबर आई है कि एक मुसाफिर, एक तालिब इल्म जो मुसाफिर कोच की इज्जत में आकर जामा हुआ है, वहां का भी हमने दौरा किया है। मेट्रो बेसिकली ग्रीन लाइन इनफैक्ट जो मंसूबा जहां से शुरू होगा, जहां पर खत्म होगा, वो सारा ट्रैक हमने कवर किया। आने वाले प्रोग्राम्स में आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और वहां पर भी कोई हाल नहीं है, यानी कि हमें टोटल 26 किलोमीटर का ट्रैक बनना है और 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर भी, मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 10 मजदूर थे टोटल। मतलब मलबा भी पड़ा हुआ है, सारी चीजें, मतलब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ होना चाहिए, लेकिन ये कब होगा? ये मलबा जो है ना वो 10-10 फुट सड़क पे पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। वजीर आला साहब दौरे तो करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या। और कब से मतलब ये चीज शुरू हुई है कि ये रोड बन रही है, उसने कंप्लीट होना है, मतलब इर्द गिर्द भी जो भी चीजें बननी है, लेकिन दे आर नेवर गोइंग टू बी कंप्लीटेड। ये साल शुरू हुआ है, कोई तो सुन ले। इस पे हम मजीद बात कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू मूव ऑन। बहुत सी चीजें आपसे शेयर करनी है, जैसे कि ट्रिब्यूट्स का एक सिलसिला है, वो भी हमने करना है। और आज हम किसकी बरसी मना रहे हैं? सादकैन की। थोड़ी सी मुझे और अब्दुल्ला को आज कंफ्यूजन ये है सादकैन और सादकीन में, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जो हमसे कान में बात कर रहे होते हैं वो सादकीन है और उन्होंने सामने हमारे साथ किया कि उन्हें सादकीन कहा करें। तो जब हम उनसे मिले थे आज से 1 साल पहले, मैं मिली थी, तो मैंने जब उनको सबसे पहले सादकैन कहा था, उन्होंने कहा जी नहीं, मेरा नाम सादकीन है। लेकिन ये तो अब हमारे दिमाग पे सादकीन, लेकिन ये सादकैन ही है, द लेजेंडरी सादकैन। इनकी हम बात करेंगे। इनकी शोहरत का आगाज म्यूरल से हुआ। ब्रीफली मैं आपको बता दूं म्यूरल्स क्या होते हैं। म्यूरल्स बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती हैं या फिर बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स होती हैं जो कि डायरेक्टली दीवार पे या छत पे की जाती हैं। एग्जैक्टली। और ये फ्रेस्कोज नहीं होते। फ्रेस्को इज टेक्निक जिससे म्यूरल बन सकता है, लेकिन म्यूरल्स बहुत, क्योंकि मैंने एनसीए से पढ़ा है। मैं कह रही हूं माशाल्लाह अब्दुल्ला, आपकी मतलब नॉलेज बहुत ही जबरदस्त है। पाकिस्तान में म्यूरल्स को इंट्रोड्यूस कराया सादकैन ने। वैसे तो ये एंशिएंट आर्ट है, केव्स में होता था, रोमन्स ने भी बहुत किया है, पॉम्पे सिटी में, लेकिन ये पाकिस्तान में लाने वाले सादकैन थे। और सबसे इनका जो काबिल जिक्र काम है वो लाहौर म्यूजियम की छत है। 1973 में 6 महीने में तैयार की थी, उस 6 महीने म्यूजियम में रहे थे। वाओ, मतलब ये डेडिकेशन तो आप इसी चीज से देख लें। लेकिन अगर आप लाहौर जाके वो नहीं देख सकते तो हम आपको कराची एयरपोर्ट पे भी इनके म्यूरल्स हैं, और सेंट्रल एक्साइज लैंड एंड कस्टम्स क्लब में भी, और सर्विसेज क्लब, और खासतौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लाइब्रेरी में भी है। और फ्रेयर हॉल की छत भी जो है वो सादकैन ने ही उसका वो म्यूरल बनाया है। और आज पाकिस्तान के नामवर मुस्तफर और खत्तात सादकैन की 30वीं बरसी है, और आज हम उनकी 30वीं बरसी जियो पाकिस्तान पर मना रहे हैं।
तो बहरहाल कादिर मुतलक का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बगैर किसी मनसूबाबंदी के वो जो कुछ करता है ठीक ही करता है और मेरे हक में करता है, और मुझे खुदा के फजल करम से कोई पछतावा भी नहीं है। मैं बिल्कुल एक नफ्स मुतमइन्ना का आदमी हूँ। पछतावा इन मानियों में नहीं है कि मैं अगर यूरोप से ना आता सन 1967 में ना आता तो न तो ये कैलीग्राफी का जो मूवमेंट यहाँ पैदा हुआ, खत्तातियों के जो सिलसिले हुए हैं ये नहीं हुए होते, और ये शेर व शायरी नहीं हुई होती, ये जो मैंने मंगला डैम की तस्वीर यहाँ आके बनाई वो नहीं बनी होती। ठीक है, यानी बाहर बदल जरूर है, मुझे शिकवे नाफरमानी भी नहीं है। मतलब जब हम इतने वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट को सुनते हैं और उनकी आवाज में वो इतने हम्बल होते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ उनको खुद नहीं पता कि वो क्या चीज है। तो ये छोटा सा एक इंटरव्यू था साथ कैन का, हम आपको दिखाना चाहते हैं। बहुत बड़े हैं, आर्ट से जिन लोगों का लगाव है या आर्ट उन्होंने पढ़ा है, उन्हें मालूम है कि साथ कैन असल में है क्या, पाकिस्तान का फख्र हैं ये लोग। एब्सोल्युटली। और अगर बाहर जाके आप इनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इनकी जो आर्ट है, उनकी प्राइसेस लगवाएं आप, तो आपको पता चले कि दुनिया क्या क्या पैसे देने को तैयार है कि इनका आर्ट है वो अपने पास रख सके। अभी हम जल्दी से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और भी बहुत सी खबरें हैं और भी बहुत सी बातें जो आपको सुनानी है, दिखानी है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। और शाहरुख खान की बेटी ने बड़ी धूमें मचाई हुई हैं। ऑब्वियसली वो बिल्कुल अपने बाप के ही नक्शो कदम पे हैं, लेकिन उन्होंने रिसेंटली की मुश्तरका बहरी मशकें जो हैं वो पाकिस्तान में हो रही हैं और मुल्क की इमेज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस पर हमने मजीद बात करनी है। तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज कराची। तारिक, ये रूटीन की चीजें ये होती रहती हैं एक्सरसाइजेस, मशकें? जी, ये हर साल 2 साल में ये मशक होती है जिसका नाम है अमन। इसका लोगो जो स्लोगन है वही अमन के नाम से रखा गया है और इसमें मुख्तलिफ ममालिक शरीक होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बड़ी तादाद में ममालिक शरीक हैं जिनकी तादाद 36 है, पाकिस्तान समेत। और इसके साथ ही रूस पहली मरतबा इन बहरी मशकों में शामिल हो रहा है। रूस आज तक पाकिस्तान के किसी बहरी मशक में इससे पहले इतनी बड़ी मशकों के अंदर शामिल नहीं हुआ। अगर रूस और पाकिस्तान के अस्करी ताल्लुकात की बात करें तो इस पर भी मुख्तसर रोशनी डाल दीजिएगा, और दुनिया की सुपर पावर्स हैं जो इन एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं, तो अस्करी हलकों में कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस एक्सरसाइज? जी देखें, रशिया अब से थोड़े दिन पहले भी उनके जहाज यहाँ पर एक छोटी एक्सरसाइज के अंदर शरीक होकर गए हैं और उसके साथ ही पाकिस्तान के डिफेंस जो रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ बढ़ रहे हैं, उसके साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी बहाल हुए हैं, जो माजी में सर्द खाने की नज़र थे, लेकिन अब उनके अंदर तेज़ी आ रही है और गर्मजोशी आ रही है, तो ये इससे अच्छे जो हैं वो असरात मुरतब होंगे। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि 36 ममालिक इसमें शरीक हैं। उसके साथ ही बहरी खतरात से जो निमटने की बात है, सीपैक का अगर हम उसके अंदर वो देखें तो उसकी भी पाकिस्तान की प्रोजेक्शन इस तरह से होगी कि 36 ममालिक के जो बहरी जो फोर्सेज हैं वो यहाँ आ रही हैं, उनका इंटरेस्ट है यहाँ पर। उसके साथ ही खित्ते में क्योंकि पाकिस्तान बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, जो सेंट्रल एशिया, उसके अलावा मशरिक वस्ता और उसके साथ ही जनूबी एशिया, तो पाकिस्तान इसके संगम पर है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की इस वक्त, और खास तौर पे बहरी तिजारती राहदार ये वो अहमियत इख्तियार कर गया। अच्छा, ये एक 14 फरवरी तक हैं ये मशकें, तो इसमें फेजेस क्या हैं, क्या क्या होना है? जी, इसमें ये 2 फेजेस के अंदर ये एक्सरसाइज होंगी, जिसमें पहला फेज जो है वो हार्बर पे होता है, यानी साहिली इलाकों एक्सरसाइज होती हैं, उसमें कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, उसमें प्लानिंग होती है कि जो हार्बर्स हैं उनको किस तरह से सिक्योर करना है, उसके अंदर क्या खतरात हो सकते हैं, एंटी टेररिज्म की किस तरह से आपने काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी है, तो ये सारी चीजें होती हैं। सेकंड फेज होता है इसमें सी फेज, जो खुले समंदर के अंदर जाके एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जिसमें स्मगलिंग की रोकथाम है, उसके साथ ही जो पायरेसी है उससे किस तरह निपटा जा सकता है, उसके अलावा जो खित्ते के अंदर अगर चपकलिश है 2 ममालिक के अंदर और उसके अंदर कशीदगी है तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाना चाहिए। अच्छा, ऑल इनकम्पसिंग है, सब कुछ बीच में हो रहा है। तमाम जो बहरी जो फोर्सेज होती हैं मुख्तलिफ ममालिक की दुनिया की, उनके दरमियान हम पैदा होती है, रवाबित पैदा होते हैं। थैंक यू सो मच तारिक मोइन सिद्दीकी साहब। और 2 फेजेस में मशकें हैं, और पहले में फेज में हार्बर को किस तरह सिक्योर किया जाना है वहां पे एक्सरसाइज होती है, फिर दूसरे में खुले समंदर में ये सारी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। जरूरत रिश्ता के इश्तहारात कभी आपने पढ़े? बड़े ही फनी होते हैं, मतलब हमने पढ़े, लेकिन आपने रिसेंटली क्यों पढ़ा, पहले तो मुझे ये बताएं। अच्छा, हुआ ये नहीं, क्यों पढ़ा? अपने लिए तो कुछ नहीं हो रहा? नहीं, आपके बड़े फैंस हैं अब्दुल्ला बाहर, मतलब आप बता देना, क्लियर कर दें ये बात। थैंक यू सो मच। और अभी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है रिश्ते की, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि लाहौर में हमारी रिपोर्टर होती है नवीन अली, उन्होंने बड़ी कल इंटरेस्टिंग वीडियो देखी, जरा देखें कि जरूरत रिश्ता का इश्तिहार जो है लगा हुआ कहां पे।
ओहो, ये तो कोई पुलिसमैन लग रहे हैं मुझे। हाँ, कोई है सरकारी मुलाजिमी और ऊपर से वार्डन टाइप इनकी वर्दी है। मुझे ये भी शक हो रहा था कि इन्हें पता नहीं पता है कि नहीं पता है, किसी ने चिपका तो नहीं मुझे दिया। बहुत हम स्कूल में शक करते थे ना वो कागज की पीछे आप एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि इनको कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि इतने वो ला ला करते हुए जा रहे हैं नहर पे, यकीनन मोटर बाइक पे बैठे हुए हैं और पीछे मुझे तो लग ही रहा है ला करते हुए जा रहे हैं। तो ये राजी जरूरत है रिश्ता, और अगर कोई देखने वाले इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं तो आइडिया भी अच्छा है, ले जाए फिर सामने, मतलब हमने तो आपको बता दिया भी लेके जा सकते हैं। आइडिया अच्छा है, पीछे पोस्टर प्रिंट आउट निकालें और निकल पड़े लाहौर की सड़कों पे। दिस इज सो फनी, मतलब इसको आप प्रैक्टिकल जोक ही समझे ना, तो लिहाजा आप अपने दोस्तों के साथ भी ये कर सकते हैं। इट कैन बी अ वेरी फनी थिंग अगर अगले आपके दोस्त में इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है तो। ओके, सो ये एक फनी सी एक चीज थी, हम छोटी सी आपको दिखाना चाहते थे। और आप गए थे कल एक उस पे बालूमाही के प्रीमियर पे। बालूमाही का प्रीमियर हुआ कल, लेकिन बड़ी ऑफ टाइमिंग थी। ऑफ टाइमिंग इसलिए थी कि ये लोग एक दिन पहले दुबई से आए हैं और कल सारी अवाम दुबई पहुंची हुई थी। जितने स्टार्स थे, आधे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पीएसएल में किसी न किसी टीम के, तो वहां पहुंचे हुए थे। तो बालूमाही का प्रीमियर इट वाज अ गुड एफर्ट, लेकिन उतना स्टार स्टडेड नहीं था। ये तस्वीरें आप देख लें, ये इनफैक्ट इनका दुबई वाला प्रीमियर है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। और कल जो है वो कराची में प्रीमियर हुआ। ये कराची के प्रीमियर की तस्वीरें हैं। उस्मान ने डबल ड्रेस सूट पहना हुआ था, सदफ ने मोहसिन तबस्सुली के कपड़े पहने हुए थे। And who was any wearing? I guess Shaila Chatti? Maybe it looked like that, लेकिन I thought कि सदफ कमल जो है, she looked really nice, like, अच्छी लग रही थी। She stole the show yesterday. She was looking very nice on the red carpet और थोड़ा सा मिसमैनेज नहीं तो आपको क्या बहुत ज्यादा लोग नहीं थे या लोग मूवी देखने आए हुए थे? बहुत ज्यादा इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग नहीं थे। इनवाइट्स बड़े अनरिलेटेड लोग को गए हुए थे और वहाँ पे हॉल भी फिल हो गया था, तो आधे लोग मूवी देखे बगैर आ गए, जिनमें से मैं भी शामिल। अच्छा, आपने भी नहीं देखी? इतना हमने लोगों को मतलब एक्साइट किया कि मूवी जाके देखें, तो आप एक अच्छी बात यह है कि हम जो है ना हम यहाँ हम पैसे लेके देके टिकट खर्च के ये फिल्म देखेंगे, विच इज अ गुड थिंग। हाँ, एग्जैक्टली करना यही चाहिए। मुफ्त में तो फिर आप प्रीमियर वगैरह पे चले जाएं, बट एक्चुअली गो बाय द टिकट, सपोर्ट योर इंडस्ट्री और फिर आप जाके मूवी देखें। डांसेस बड़े अच्छे हैं। हाँ, डांस गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये फिल्म हम देखेंगे जरूर। लेट्स टेक अ ब्रेक। पहले आप ये कर दीजिए। कुछ खबरें हैं वो जल्दी से हम कंप्लीट करें। वेलकम बैक, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया। आपको बताएं कि 1992 के कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले 248 पुलिस वालों को कत्ल किया गया, लेकिन सजा मिली सिर्फ 6 कातलों को। जब हाल ही ये होगा पुलिस वालों का, तो मोरल तो नीचे जाएगा, और मोरल नीचे आएगा तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। फिर 1992 और 1996 का जिक्र छेड़ते हैं। इसमें होने वाले कराची ऑपरेशन में जिन पुलिस वालों ने हिस्सा लिया, बड़ी जमामर्दी से हिस्सा लिया, इनमें से तकरीबन 248 को कत्ल किया जा चुका है। मजमूई तौर पर 378 मुलजमान गिरफ्तार हुए, जिनमें से 121 केसेस के खिलाफ चालान जमा हुए और सजा सिर्फ 6 केसेस के कातिलों को हुई है, जबकि 55 मुलजमान को बरी कर दिया गया और बाकी 60 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात जारी हैं। इसी बारे में बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम जोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जोगर, आपने वो ऑपरेशन भी देखा था, आपने फिर इन पुलिस वालों का मारा जाना भी देखा। असल वजह क्या है कि इनको कत्ल किया जाता रहा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और फिर सजा भी नहीं हुई? उस वक्त जो सिचुएशन थी, जो कराची ऑपरेशन के जो लोग जब फारिग हुए, उसके बाद जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो सूरत हाल तब्दील हुई। वो पार्टी खासतौर पर जिसका वो एमकेएम उस वक्त पावर में आई। एमकेएम के लोग जो थे उसमें वो गिरफ्तार थे इन केसेस में, या वो लोग वो थे। तो उस वक्त ये वो दौर था जब ठीक ठाक तरीके से जो टारगेट किलिंग हुई पुलिस के उन अफसरों की। रेंजर्स भी उस ऑपरेशन में शरीक थी। रेंजर्स ने ये किया था कि उन्होंने अपने लोगों को ट्रांसफर कर दिया दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में या उनको सेफ प्लेसेस पे वो कर दिया। तो सारे कंसंट्रेशन पे पुलिस वालों पे आ गए। पुलिस पे आया तो पुलिस के जो अफसरान आए उनके बाद जो उन्होंने उनको बचाने के लिए या उनके लिए कुछ वो नहीं किया। एक तो उनको सीटों से ओहदों से हटा दिया गया, कहीं कोई एसएचओ नहीं था, कहीं कोई डीएसपी नहीं था। दूसरा ये हुआ उनके साथ जो नफरी होती थी सिक्योरिटी के लिए, वो नफरी भी उनके साथ नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे थे जो असलम चौधरी जैसे जो पुलिस अफसरान थे, यानी यहाँ छुपते फिरते थे। वो यहाँ उनके बैठने की जगह नहीं होती थी। इवन हमने उनसे मिलना होता था या किसी पुलिस रिपोर्ट, तो वो बहुत सीक्रेट तरीके से कोई ऐसी जगह पे जाके उनसे मुलाकात होती थी या इस तरीके से उनकी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं, उस वक्त आवाम का भी इतना एतमाद पुलिस पे
पे नहीं था। मतलब अगर आपको याद हो तो पुलिस को भी ट्रस्ट नहीं किया जाता था, और अभी भी आप देख लेंगे ये रहता ही है थोड़ा सा। हाँ, होता तो है। दो तरह की आवाम होती है ना, एक तो वो थी ये उनकी जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन कर रहे थे, जाहिर है वो तो उनके जो लोग जिनके मारे गए वो इनके पीछे थे। इसी तरीके से दूसरी आवाम तो वो थी जो उनके खिलाफ थी। तो इस तरह तो आवाम का तो डिफरेंट टाइप का मैं कहूंगा। जो हम जो मेरा ख्याल जो असल जो कहानी आती है कि देखिए 6 लोगों को सजा हुई है, तो बाकी को सजा क्यों नहीं हुई? तो इसमें तो पुलिस का असल में जो पेटीबंद भाइयों के लिए भी उनका जो खून है वो एक तरह से सफेद है। यानी जो लोग मर गए, अगर उनके लवाहिकीन यहाँ पुलिस हेड ऑफिस में जाके उनके जो वाजबात या उनके उसके लिए जाते हैं तो उनसे करप्शन की जाती है। इवन जब कातिल पकड़े गए, जो मुल्ज़मान पकड़े गए, उनके साथ सियासत हुई, उनको छोड़ दिया गया। या बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले जो डर और खौफ का शिकार थे। आज की जो खबर है आपने देखा होगा, छोटी सी खबर गुजर गए होंगे कि 6 लोग पुलिस मुकाबले में मारे गए। आप उनके नाम अखबार में या कहीं टीवी पे सर्च करें, उनमें से 2 लोगों के नाम पता हैं, 4 नामालूम हैं, लेकिन उनके ऊपर 32 पुलिस एहलकारों के कत्ल डाल दिए और उनको मार दिया। उनकी शनाख्त हुई नहीं है और कहा कि उन लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर हमले किए थे, पुलिस वालों को के लिए कि थोड़ा सा केस खत्म किया जाए। मोराल के बारे में इसकी क्या वजह है? ऐसे टाइमिंग में कि उनको छुट्टी पे भेजने की बातें हो रही थी, वो वजह है कि वो कहते हैं मोराल डाउन है, मोराल कैसे आप करेंगे? और नहीं, मोराल वो उनको लग रहा है कि डाउन है, लेकिन जो इस सिचुएशन में जब से एडी ख्वाजा आए हैं तो मोराल अप हुआ है पुलिस वालों का। पुलिस वालों जो एक्चुअल पुलिस मैं कहूँ, जो पुलिस माफिया हैं पुलिस के अंदर, जाहिर है उनका तो मोराल डाउन होगा, जो गिनती के उंगलियों पे गिनती के अफसरान होंगे अगर कराची में। लेकिन जो एक्चुअल पुलिस है, जो पुलिस के लोग जो काम करना चाहते हैं, उनको इंसाफ भी मिल रहा है, उनको प्रमोशंस भी मिल रही हैं। न सिर्फ ये कि बल्कि उनको अच्छी पोस्टिंग्स मिल रही हैं। अच्छे काम वाले लोग, अभी जो भर्तियां हुई हैं, मैं पहले भी तज़किरा किया, वो बहुत शफाफ तरीके से हुई हैं, बिल्कुल बगैर किसी पैसे के। लोग जो है वो फर्स्ट टाइम अब ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ये चेंज कैसे आया? ये पिछले 2 सालों में हमने देखा है, जब से पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट जो है थोड़ा सा बदला है। बेहतर हुआ है या नहीं हुआ ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा बदला है। तो कोई चेंज आया है इस तरह? अब कोई इंसाफ मिल सकता है इन पुलिस वालों की फैमिलीज को? देखिए, इनको तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब कुछ आपको नजर आता हो, क्योंकि कुछ लोग जो है वो यहाँ है ही नहीं। कुछ लोग वो जो जेलों में जाने के बाद पेरोल पे रिहा हुए, रिहा होने के बाद उनके केसेस फाड़ दिए गए, उनके आज तक फाइलें नहीं मिल रही, उनकी फाइलें नहीं मिल रही। वो MP MNA बने, वो पार्लियामेंट में बैठे, जिनका उन्होंने तज़किरा किया। तो ये वो लोग जिनके ऊपर केसेस थे, गिरफ्तार थे, दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार थे, न सिर्फ वो रिहा हुए बल्कि पेरोल पे आए, चंद घंटे के पेरोल पे आए और उसके बाद वो गायब हुए, केस उनके फाड़ दिए और वो MNA भी बन गए, MPA बन गए और इस वक्त सेनेटर और इधर उधर वो कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पुलिस का मोरल अप हो रहा है, इनकी एक्टिविटी जो पुलिस चीफ कर रहे हैं या पुलिस के जो अफसरान कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इस हवाले से कोई खास चीज हम नहीं देख। पुलिस चीफ अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ओवरऑल पुलिस का मोरल बुलंद है, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया अफजल अदीब डोगर साहब, आपने वक्त दिया और इस अहम इशू पर हमने आज डिस्कशन की। बिल्कुल, और एक और हमारा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, उस पर भी हम खसूसी तौर पे मेरा है। आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट वेरी डोंट से। देखिए, आपको बताएं कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं। उनके ऐलान के मुताबिक अमेरिका मेक्सिको सरहद की दीवार पर 21 अरब डॉलर से जायद खर्च आएगा। और ये बताया गया है अमेरिकी होमलैंड डिपार्टमेंट की एक डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस मंजूर करदा मंसूबे पर 3 सालों में काम मुकम्मल भी हो जाएगा। अमेरिका और मैक्सिको की 1250 मील लंबी सरहद पर कहीं मुकम्मल दीवार और कहीं खारदार तारे लगाई जाएंगी। यानी कि जो बात लग रही थी, सिर्फ जो कहानी लग रही थी, वो हकीकत में हो सकता है। अब तो मैं कभी भी डाउट ना करूं, बिकॉज इन्होंने जो भी कहा है वो पूरा भी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब मतलब अमेरिका बहुत जाने के ख्वाहिशमंद है। पता नहीं अब क्या होगा कि वो जा भी सकेंगे कि नहीं। आपको पता है बहुत से वीज़ाज वगैरह रोके भी जा रहे हैं। लेकिन हमारे करियर काउंसलर हैं, माहिर तालीम हैं, सैयद अजहर हुसैन आबदी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे कुछ सवाल करते हैं। आबदी साहब, ये बताइए, जियोग्राफी के मैदान में आला तालीम और करियर के कैसे मौके हैं? और ये हमारे जो लोग हमें ट्वीट करते रहते हैं, उनका ये सवाल है। ये बहुत ही एक इमर्जिंग सब्जेक्ट एरिया है और इसमें काफ़ी डिमांड है। अगर आप इसके अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं तो कई एक ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आप स्पेशलिज़म्स को चूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका करियर ग्रोथ हो सकता है, जिसके अंदर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जिसे GIS भी कहते हैं, फिर क्लाइमेटोलॉजी है,
और इसके अंदर जो है वो इवन डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जियो इकोनॉमिक्स है। ये वो एरियाज हैं जो जिनको करने के बाद आप है अपने कैरियर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आबिदी साहब, और आई एम सो ग्लैड कि आप हमें ये भी बता देते हैं कि कहाँ काफी रूम है, इमर्जिंग सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें अगर आप इस वक्त जाएंगे तो काफी आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है। अब भी हम बात करेंगे मशहूर जमाना बॉलीवुड अदाकार, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर स्टार झक्कास। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अनिल कपूर। एतराफ उन्होंने किया है और कहा उन्होंने ये कि एक वक्त था जब वो पार्टीज में शिरकत के लिए एक साथी फनकार के कपड़े किराए पर लेकर शो मारा करते थे। हो ही नहीं सकता। नहीं हुआ है ऐसा ना, मतलब है कि हो गया है। आप गेस करें कि किसके कपड़े लेते होंगे वो उसमें? जिनके फिट आते होंगे। सो आई एम जस्ट थिंकिंग उस जमाने में अगर उनके दोस्त होंगे। संजय दत्त की बात तो नहीं हो रही? हाँ जी, संजय दत्त की बात हो रही है। अनिल कपूर उनके कपड़े लिया। गुर्बत का आलम था कि कपड़ों के पैसे भी नहीं होते थे, कपड़े भी नहीं होते थे। दिस इज वेरी वेरी। और साथ साथ जाते जाते आपको भी बता दें कि कराची लिटरेरी फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है, 3 दिन तक ये जारी रहेगा। अदाकारा शबनम वहां पर आई होंगी। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहुत सी किताबें की बात होगी, अदब की बात होगी। इस वीकेंड पे आप ये कर सकते हैं। एक चीज हमने आपको बताई थी कि